हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। आज हम लोग यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज हम 50 क्वेश्चन को करेंगे, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी देखेंगे। ये आप जो आज के प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कि आपकी 17 तारीख को यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। साथ ही साथ ये आपके टीजीटी पीजीटी सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना टाइम वेस्ट हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ण वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तालु, मूर्धा या फिर वत्स या फिर कंठ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखेंगे 5 वर्ग होते हैं हमारे, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, इसी प्रकार से बताना है। तो ये आपका जो है कौन से वर्ग का है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके मूर्धा है, आपको अपना आंसर बताना है कौन सा है, मूर्धा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आगम वे आ पुराड़े पंडित मान वहित, पक्का सिरफल अली आजिम वहेरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियाँ आपको बतानी है कि किस कवि की हैं। आगम वे आ पुराड़े पंडित मान वहित आपको बताना है ये जो पंक्ति हैं वो किसकी हैं, सरापा की, डोम्बिपा, कड़प्पा या फिर कुरियप्पा। तो ये जो पंक्ति है वो आपकी सरप्पा की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो आपको बताना है इसमें कि ये जो पंक्ति हैं वो किस रचनाकार की हैं, तुलसीदास की, सुंदरदास की, दादू दयाल की या फिर कबीरदास की। तो दी गई पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में आप देखेंगे पंक्तियाँ हर बार आपकी आती ही आती हैं, और साथ ही साथ आप डीएससी वगैरह देखेंगे वहाँ पर भी पंक्तियाँ खूब ज़्यादा पूछी जाने लगी हैं। तो ये जो पंक्ति हैं वो किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्वैतवाद के प्रेरणा कौन है। द्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, आपको बताना शुद्ध द्वैतवाद। इसी प्रकार से द्वैतवाद यहाँ पर आपको पूछा गया है, द्वैतवाद के प्रेरणा कौन है, माधवाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजतुल हकायत के रचयिता कौन है। राजतुल हकायक के रचयिताकार कौन आपको बताना है। राजतुल हकायत किसकी रचना है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये किसकी है, नूर मोहम्मद की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, थोड़े फास्ट देखेंगे क्योंकि 17 तारीख को पेपर है हमारा, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। एक बार इन क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा में हेल्प होगी। यहाँ से आपको प्रश्न मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि PYQ जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी परीक्षा में। ओल्ड पेपर से हमें बहुत आइडिया लग जाता है और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक, आपके पास मुक्तक काव्य, प्रबंधक काव्य, 2 प्रकार की रचनाएँ होती हैं। तो प्रबंधात्मक वीर काव्य पूछा गया है, ठीक है। प्रबंध काव्य रचना किसने की है, ग्वाल कवि ने, राम सहाय दास ने, पद्माकर भट्ट ने या फिर, तो ये आपको बताना है कि किसने की है। आपको अपना ऑप्शन बताना है कि ये किसने की है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है कि प्रबंधात्मक वीर काव्य में किसने रचना की है। तो प्रबंधात्मक वीर काव्य में किसकी है, पद्माकर की। और रचना अगर आप पूछा जाए कौन सी है, हिम्मत बहादुर वृद्धावली। याद होगा आपको कौन सी रचना में इन्होंने प्रबंधात्मक वीर काव्य में लिखी हुई है, हिम्मत बहादुर वृद्धावली, ठीक है। ये रचना है आपकी हिम्मत बहादुर वृद्धावली, ठीक है, ये इनकी रचना है। तो आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। 4 कवि आपके सामने दिए गए, जिसमें से 3 कवियों ने सतसई की रचना की है और 1 कवि ने नहीं की है। तो सतसई की किसने रचना नहीं की है, ये आपके बेनी कवि, ठीक है। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि वृंद ने, रसनिधि ने और भूपति ने सतसई की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमरदूत की रचनाकार आपको बताना है। भ्रमरदूत की रचनाकार, भ्रमरदूत कई सारे आपको कवि मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रसिद्ध रचना है वो किसकी है, सत्यनारायण कविरत्न की। सत्यनारायण कविरत्न की है। ये हृदय तरंग में संकलित है। ये जो रचना है वो किस में संकलित है, हृदय तरंग में संकलित है, ठीक है। ये जो रचना दी गई है वो हृदय तरंग में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कार कर इसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से है। कामायनी के जो सर्ग हैं 15 के 15 सर्ग आपको देखने हैं किस सर्ग में, ठीक है। सर्गों के नाम आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये कामायनी, अगर मान लीजिए प्रश्न ये भी पूछा सकता था कि ये जो पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं, तो कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछ लिया गया कि कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है, ठीक है। तो कामायनी के कौन से सर्ग से लिया गया, श्रद्धा से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगड़ी पर आधारित है? कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है, कल्हड़ के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा? राज तरंगड़ी। तो राज तरंगड़ी पर आधारित लिखा हुआ ऐसा कौन सा उनका नाटक है जो आपको बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा है? विशाख दत्त, जो कल्हड़ की राज। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है, ठीक है, जो राज तरंगड़ी पर आधारित है? तो विशाख दत्त है। राज तरंगड़ी के कौन है राइटर? तो कल्हड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ कौन सी विधा है, अगर आपसे विधा पूछ लिया जाए तो कौन सी विधा है? आत्मकथा है, ठीक है। और अगर विधा की जगह पूछ लिया गया किसकी आत्मकथा है, तो विधा में तो आपकी आत्मकथा आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा गया कि आत्मकथा किसकी है, तो आत्मकथा किसकी है? ये राजेंद्र यादव जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका के लेखक आपको बताना है। तो ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर तुलसीराम या फिर सूरजपाल सिंह चौहान, ठीक है। तो आपको बताना है ये किसकी है मणिकर्णिका? ये तुलसीराम जी की है। अगला प्रश्न है हमारा कि महाकाल उपन्यास के लेखक आपको बताने हैं। महाकाल उपन्यास जो है किसका है आपको बताना है, ठीक है। महाकाल उपन्यास अगर विधा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। और अगर राइटर पूछा जाए तो इसके कौन है राइटर आपको बताने हैं महाकाल उपन्यास के? तो अमृतलाल नागर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कामरेड का कोट। कामरेड का कोट आपको बताना है, ये क्या है? अगर विधा पूछा जाए, विधा भी ध्यान रखना है क्योंकि आजकल विधा भी पूछा जाता है। तो ये कहानी है, ठीक है, विधा के रूप में क्या है? कहानी है। और अगर राइटर पूछा जाए तो आपको बताना है कि कामरेड की कहानी किसकी है? ये है आपके संजय की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में, ठीक है, जो इन्होंने नाटक लिखे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र रूपकों में भाड़ कौन सा है? आपको बताना है कि 4 जो नाटक दिए गए नीचे, वैदेही, हिंसा न हिंसा वक्त, भारत दुर्दशा, नील देवी, विशिष्ट विष्णुमोदन, आपको बताना है कि इनमें से जो है भाड़ यानी कि नाटक का जो है कौन सा टाइप है? भाड़ है, प्रसन्न है, ठीक है, हास्य है। इसी प्रकार से आपको बताना है कि भाड़ कौन सा है। तो भाड़ अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा है? विशिष्ट विष्णुमोदन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब सूरदास अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर, क्या बताया है कि अलंकार शास्त्र जो हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़कर आते हैं और उपमाओं की क्या बन जाती है? बाढ़ सी आ जाती है, ये रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये शब्द आपको याद रखना है। ये कोटेशन उपयुक्त किस आलोचक ने सूरदास के बारे में कहा? कि सूरदास जब अपने विषय में वर्णन करते हैं, ठीक है, अपने प्रिय विषय के बारे में जो भी वो लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो अलंकार कैसे होते हैं? हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ के जाते हैं। उपमा की तो बाढ़ आ जाती है, रूपक की वर्षा होने लगती है। उपमा अलंकार रूपक अलंकारों का खूब प्रयोग करते हैं। तो ये बात किसने बोली है? आपको अपना ऑप्शन बताना है। तो ये कौन है आपको बताना है? तो ये हैं आपके हरबंस लाल शर्मा जी ने बोला है। किसने बोला है? हरबंस लाल शर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या था, ठीक है। यहाँ पर देखना, भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या, इसके व्याख्याकार कितने हैं? 4, ठीक है। तो भट्ट नायक के बारे में पूछा गया कि भट्ट नायक ने जो सिद्धांत दिया है उसका क्या नाम है, ठीक है। जब उन्होंने व्याख्या की है रस सूत्र की तो उसमें उन्होंने क्या नाम दिया है? अनुमतिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन्होंने क्या नाम दिया है। तो इन्होंने क्या नाम दिया है? भुक्तिवाद। क्या नाम दिया है? भुक्तिवाद। अनुमति संकुकवाद का है, संकुक का है आचार्य, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वक्रोक्ति सिद्धांत। ये आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्री जो हैं उन पर प्रश्न पूछा गया कि वक्रोक्ति सिद्धांत, अभी जस्ट देखा हमने, ठीक है। तो वक्रोक्ति किसका है ये आपको बताना है। तो वक्रोक्ति किसका है? आचार्य कुंतक का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक आपको बताना है कि ये कौन है। तो ये है आपके क्रोचे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग के बारे में आपको पूछा गया है। तो प्रेमचंद और उनके युग के जो हैं लेखक, ये रचना का नाम है, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये जो है रचना, इसके लेखक कौन है? हंसराज, ठीक है, नंदलाल वाजपेयी, इंद्रनाथ या फिर रामविलास शर्मा। तो ये कौन है आपके? रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रचना काल की दृष्टि से। रचना काल जो है ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ प्रश्न पूछा जाए, हमें रचना काल भी पूछ लिए जाते हैं। रचनाओं के हो सकते हैं, कवियों के हो सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि रचना काल की दृष्टि से कवियों का पूछा गया। हो सकता है कि आपको जो काव्य रचनाएं हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए।
तो रचनाओं के बारे में भी हो सकता है, कवियों के बारे में भी हो सकता है। तो यहाँ पर कवियों का सही क्रम आपको बताना है, सबसे पहले कौन है फिर कौन है, इस तरीके से आपको क्रम में बताना है। तो ये हैं आपके सबसे पहले स्वयंभू, उसके बाद पुष्पदंत, फिर अद्धमाड़, फिर हेमचंद। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो स्वयंभू का 8वीं सदी या फिर पुष्पदंत का देखेंगे तो पुष्पदंत का क्या है 10वीं सदी, इसलिए स्वयंभू सबसे पहले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। अभी कवियों का ही चल रहा है, ठीक है, पिछले प्रश्न में भी था, इसमें भी। ये आपके 2016 में प्रश्न आया हुआ था, 2016 में यूजीसी नेट का पेपर है, इसमें प्रश्न 50 प्रश्नों को मैंने लिया है। तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम आपको बताना है, कौन है, बिहारी, देव, भिखारी या पद्माकर, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा है, अगर आप देखेंगे तो बिहारी का जो जन्म है आपको बताना है। बिहारी का जन्म कब हुआ था, बिहारी के जन्म को देखेंगे तो ये आपके 1595 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार से कवि देव का देखेंगे तो कवि देव का क्या है 1673 है। और अगर हम भिखारी दास की बात करें तो भिखारी दास का कितना है 1705 है। और पद्माकर की अगर हम बात करें तो पद्माकर का कितना है 1753। अब आप लगा लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा फर्स्ट ही आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जन्म काल की दृष्टि से आपको कवियों का सही अनुक्रम, आप देखेंगे नेट तो भर भर के क्वेश्चन इस टाइप के पूछता ही है। ये पीजीटी और टीजीटी में भी खूब प्रश्न आने लगा है, तो आपको इसको ध्यान रखना है इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न थोड़े से टफ हो जाते हैं, आपको उनका जन्म काल वगैरह सब याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आधुनिक काल की अगर हम कवियों की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ये अगर हम देखेंगे सबसे पहले बच्चन जी का देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये हरबंस राय बच्चन, इनका जो है इनका जन्म कब हुआ है 1907 में, और 1907 में महादेव वर्मा जी का भी है। ठीक है, नरेंद्र शर्मा जी का आप देखेंगे तो इनका कितना है 1900, ये है आपके नरेंद्र शर्मा जी का है 1913। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसी प्रकार से अगला है हमारा आचार्य जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का देखेंगे तो 1900 इनका कितना है 15 है। और नेपाली जी का जो है इसी प्रकार से आप लगा देंगे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथिली षड्गुप्त की रचनाओं की काव्य कृतियों के बारे में। अब ये मैथिली षड् की रचनाएं अलग अलग राइटर की भी हो सकती हैं और एक राइटर की भी हो सकती हैं। तो मैथिली षड् की रचनाएं जो हैं इनका सही अनुक्रम आपको लगाना है, पंचवटी, ठीक है, यशोधरा, द्वापर या फिर साकेत। आपको पहले ऐसे इस तरीके से देख लेना है कि इनमें से पहली रचना कौन सी किस में है। ठीक है, तो अगर हम यशोधरा की बात करें तो यशोधरा 1900 कितना है 1932 में। इसी प्रकार से पंचवटी की अगर हम बात करें तो ये है आपके 1925 में है। और द्वापर की बात करें तो द्वापर आपके कब है 1936 में है। और साकेत आपका साकेत महाकाव्य जो है वो कब है, वो 1913 में है। तो 1913। अब आपको लगा लेना है कि भाई इसमें से सबसे पहला ऑप्शन हमारा सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, आपको अपना सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि साकेत जो है सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा जाना चाहिए 1925 वाला। तो 1925 आपको यशोधरा यहाँ पे दिया है। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा है द्वापर, द्वापर की कितनी है 1900, इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि ज़मीन पक रही है। ठीक है, अभी बिल्कुल अभी ये आप एक बार देख लेंगे, इसके आप डेट लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है और इनको याद भी करना है। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अभी बिल्कुल अभी। उसके बाद आपको ज़मीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ, और लास्ट में आपका बाघ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का आपको सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है, कोणार्क, फिर नारद की वीणा, अंधा युग या फिर बकरी। तो इस तरीके से आपको बताना है कि सबसे पहला कौन सा है कोणार्क। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी के जो है उपन्यासों को आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है इनका परिकथा। तो पहला ही देखा आपने कि और किसी में दिख नहीं रहा है। इसके पास कौन सा है दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। अब यहाँ पर रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों को आपको लगाना है। देखिए आप किस तरीके के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका रमेश चंद्र शाह, ठीक है, तो ये आपको अपना ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी गोबर गणेश। ठीक है, इसी प्रकार से किस्सा, गुलाम, पूर्व, विनायक, ये हमारा
सही क्रम है। नेक्स्ट है हमारा, आप एक बार इनको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम में प्रकाशन वर्ष के अनुसार, क्योंकि पुराने पेपर से जो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर उषा प्रेमवदा के उपन्यासों को आपको लगाना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपको बताना है कि उषा प्रेमवदा का सबसे पहला कौन सा है, 55 खंबे लाल दीवारें, ये इनका सबसे पहला उपन्यास है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। दूसरे में भी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि राधिका रुकेगी नहीं, और यहाँ पर ये भी दिया है, लेकिन अंतर्वर्षीय और शेष यात्रा, तो शेष यात्रा बाद में है, अंतर्वर्षीय जो है पहले है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे आप, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों, सिर्फ भारतीय नहीं है, इसके साथ साथ पाश्चात्य आलोचकों का भी सही क्रम लगाना है। तो आप देखेंगे पाश्चात्य आलोचकों में सबसे पहले कौन है, इसमें से वर्ड्सवर्थ हैं। यहाँ से क्रम देखिए आप, तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। चारों अलग अलग हैं। तो वर्ड्सवर्थ का अगर हम देखेंगे तो वर्ड्सवर्थ का क्या है, 1770, ठीक है। आइए रिचर्ड का अगर हम देखेंगे तो इनका जो है, ठीक है, आइए रिचर्ड का क्या है, 1873, ठीक है। तो 73 बाद में, तो 70 पहले आ गया। इसी प्रकार से इलियट का देखेंगे तो इलियट का क्या, 1888, ये भी बाद में आएगा। और क्रोचे का देखेंगे तो क्रोचे जो है 1866 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना ऑप्शन बताना है कि हमारा सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। आप लगा लीजिए अपना ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पात्रों के संबंध में काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, सही अनुक्रम वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, विधा पूछ ली जाएगी, रचनाकार पूछ लिए जाएंगे, ग्रामर का भी एक क्वेश्चन मिल गया आपको, पंक्तियाँ पूछ ली गई हैं। अब आपको मैच द फॉलोइंग भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चंदा जो है वो, देखो यहाँ पर पात्रों को सम्मिलित करना है कि ये जो पात्र हैं, चंदा, नागमती, राजमती, ठीक है, ये किस ग्रंथ से हैं। चंदा जो है वो किसकी है आपको बताना है। तो चंदा तो चंदा इनकी है, ठीक है। नागमती, नागमती का वियोग वर्णन ये आपकी कौन सा है, ये तो आपकी पद्माकर का बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। राजमती जो है वो किसकी है, विसल देवरासो की है। तो राजमती किसकी, विसल देवरासो की। और मालवाड़ी ढोला मारूरा दुआ की। इस प्रकार से आप इसको अपना ऑप्शन करेक्ट लगा लीजिए। इस तरीके से आप प्रश्न को देखेंगे कि 50 प्रश्नों में किस तरीके के सारे टाइप के प्रश्नों को दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनके आश्रयदाता भी पूछ लिए गए हैं कि कौन सा कवि किस आश्रयदाता की, जो प्रीति काल के कवियों को देखेंगे तो चंद्रबरदाई किसके आश्रय में रहते थे, बिहारी किस राजा के आश्रय में रहते थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो चंद्रबरदाई तो सबसे पता ही है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इससे भी ये प्रश्न हमारे लिए कुछ आसान हो जाते हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन में से पता है तो आप 2 कर रहे हैं, तो आपको नीचे से आप देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या पता चल जाता है कि इसमें से ऑप्शन आप मैच कर लेंगे तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। जैसे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का है, तो पृथ्वीराज चौहान ए में आप देख लेंगे कि ए में चौथा कौन सा है। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लीजिए मैं किसी और का नहीं पता है, पर यहाँ हमने एक पता कर लिया कि ए में आपका जो ये चौथा दिया गया, ठीक है, उसी ऑप्शन और किसी में नहीं दिया, तो ये तो करेक्ट है हमारा। इस हिसाब से आप अपने आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है आपका इसका हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान बिहारी किस राजा के आश्रय में रहते थे। आपको इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है एक एक करके। तो बिहारी किसके, जयसिंह के परिवार में रहते थे। और जगनिक किसके रहते थे, परमाल। रचना याद आपको आ रही होगी, परमाल, पराय माल के लिए लोग जगते हैं, जगनिक, है ना। और भूषण छत्रपति, ठीक है, तो भूषण जो है वो किसके, छत्रसाल के दरबार में रहते थे। तो इस तरीके से आप अपने याद भी कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग आपको अगर 1-2 आते हैं तो आप यहाँ से भी आंसर पकड़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से काव्य कृतियाँ आपको बतानी है। जो काव्य कृतियाँ हैं इनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी हमने रचनाकार, आश्रयदाता, है ना, रचनाओं के पात्र देख लिए। अब काव्य कृति है किस कवि की है ये आपको बताना है। जैसे मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है, तो राजकमल चौधरी जी की है। खुशबू के शिलालेख आपको बताना है, तो ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद आपको बताना है, तो ये आपका लीलाधर जगुड़ी जी का, लीलाधर जगुड़ी, ठीक है। और रेणुका हुंकार रश्मिरथी, ये किसके, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो रचनाएं भी आपने मैच लगा ली। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फिर से दे दिए गए काव्य कृतियाँ दे दी गई और कवियों को सम्मिलित कीजिए। आत्मजयी, ठीक है, आत्मजयी किसका है, आत्मजयी किसका है, कुंवर नारायण जी का है। इसी प्रकार से खूंटियों पर टंगे लोग किसका है, खूंटियों पर टंगे लोग किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। मगध, मगध आपको बताना है कि जो है मगध किसका है, श्रीकांत वर्मा जी का है।
और पहाड़ पर लायन टन ये मंगलेश डगराल जी का है। तो इस तरीके से हमारा आप इसको भी अपना मैच लगा लीजिए, मैंने आपको आंसर बता दिए। अगला है काव्य पंक्तियाँ जो हैं, आपको काव्य पंक्तियों के साथ साथ आपको उनकी रचनाकार अब पंक्तियाँ दे दी गई हैं कि आपके सामने 4 पंक्तियाँ हैं और आपको बताना है कि वो किस किस राइटर की हैं। ठीक है, 4 पंक्तियाँ दी गई। जैसे पहला दिया, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपना अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये मैथिली षडगुप्त जी की, जगन्नाथ की है, या फिर नाथुराम शर्मा शंकर जी की है, या रामनरेश त्रिपाठी जी की है। तो आपको बताना है कि ये किसकी है। तो पराधीन ये किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी से मैच कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ सा व्योम जगा दे, दैव और कुछ लोग लगा दे। ठीक है, आपको ये बताना है ये किसकी है, ये जो पंक्ति है किसकी है, मैथिली षडगुप्त जी की है। अगला प्रश्न बहुत ही पंक्ति आसान है, अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये आपको बताना है ये किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भेज। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिए हैं आपके आंसर, तो आप ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी से लगा लीजिए। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको बताना है। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन ए, आप यहाँ से अपना मैच आंसर मैंने आपको बता दिए, टिक लगा लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद के जो नाट्य गीत हैं उन नाटकों को सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, उनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर भी दी गई हैं। ठीक है, जैसे आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मबस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये जो है किसका दिया है, अजातशत्रु का, ध्रुव स्वामिनी का, स्कंदगुप्त का, किसका है, ये 12th क्लास में है, आपको बताना। ये तो बहुत आसान है, आप बता ही देंगे इसको। तो ये किसका है, स्कंदगुप्त का है। किसका है, स्कंदगुप्त का। ठीक है, नेक्स्ट है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ, जो रस तू यह लाया। ठीक है, ये आपको बताना है ये वाली किसकी है, तो ये आपकी है ध्रुव स्वामिनी की। किसकी है, ध्रुव स्वामिनी की। नेक्स्ट है हमारा, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इनमें मन होकर मतवाला। ये किसकी है, ये बताना है आपको। तो ये आपके चंद्रगुप्त की है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त वाला दिया है इसमें। अगला है आपका, स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन, हृदय परम करुणा में यही है और। तो ये आपका लास्ट जो है वो किसका है, अजातशत्रु का है। ठीक है, ये आपका अजातशत्रु का हो जाएगा ये। तो ये आपके करेक्ट आंसर है जो वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निबंध संग्रह और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। फिर से उसी टाइप का प्रश्न आपके पास आ गया है कि आपको बताना है कि निबंध संग्रह जो है उनको बताना है और उनके लेखकों को सम्मिलित। जैसे आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य किसका है, रामविलास शर्मा जी का है। अपनी अपनी बीमारी आपको बताना है, ये किसका है, ये है आपके हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग रचना है। कला का जोखिम आपको बताना है, ये किसका है, कला का जोखिम निर्मल वर्मा जी का है। ठीक है, और तमाल के झरोके से, ये आपका विद्यानिवास मिश्र जी का है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को करेक्ट लगा लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों में उनके चित्रित गांव से सम्मिलित। अब देखिए वहाँ के पात्र पूछ लिए गए हैं, पंक्तियाँ पूछ ली गई हैं, राइटर पूछ लिए गए हैं। अब वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब जो उपन्यास है, जो कहानी है, वो कहाँ से है, उसका जो कथानक है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो राग दरबारी तो गंगौली से है, बेलारी से है, लखनऊ, ठीक है, लखनपुर से है, मेरीगंज से है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राग दरबारी जो है वो कहाँ का है, सिपालगंज का। ठीक है, आधा गांव आपको बताना है, आधा गांव किसका है, गंगौली का। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक है, और ये मेरीगंज गांव से है। और गोदान आपको बताना है बेलारी से है। तो ये इस प्रकार से हमारा सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संप्रदाय पूछ लिए गए। संप्रदाय और उनके आचार्यों को आपको सम्मिलित करना है। इसमें आपके पाश्चात्य और भारतीय दोनों को मिक्स कर दिया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर औचित्य क्षमा करने में है, ऐसे मैंने से याद किया था। औचित्य किस में है, क्षमा कर दो, क्षेमेंद्र। ठीक है, वक्रोक्ति जो है बक बक मत करो। ठीक है, कुतर्क इस तरीके से कुंतक कुतर्क वक्रोक्ति। ध्वनि हमें कैसे आनंद मिलता है, ध्वनि जब हम कोई गीत सुनते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और रस जो है रस भरत मुनि का, ये तुम्हें पता ही है। तो इस तरीके से हमारा ये संप्रदाय भी मैच कर लिए हमने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से रचना दे दी गई हैं और उनके रचनाकार ये आपके पाश्चात्य जो है उनसे लिया गया है। तो
चर्च एंड स्टेट आपको बताना है कि ये जो है चर्च एंड स्टेट आपको बताना है किसका है, कॉलरिज का है। किसकी रचना है, कॉलरिज की। लिटरेचर एंड ड्रामा आपको बताना है कि लिटरेचर ऑफ ड्रामा किसका, मैथ्यू आर्नोल्ड जी की रचना है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक आपको बताएं, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक ये किसकी है, तो ये है आपके आईए रिचर्ड की, सॉरी ये आईए रिचर्ड ये है, ठीक है। और आर्स पोएटिका ये आपको बताना है, आर्स पोएटिका किसकी है, होरेस की है। तो इस तरीके से हमारा ये मैच कर दिया हमने। इसे याद भी कर लेना, अगर आपको याद नहीं तो याद कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। अब ये जो 41 से लेकर 45 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके कथन निष्कर्ष स्थापना दे दी गई है, और आपको उसको बताना है कि दोनों ही सही है या फिर जैसे आपके रीजन जो दिया गया है, तर्क स्थापना दी है वो तर्क जो है सही है। जैसे यहाँ पर दिया है परंपरा, ये प्रश्न भी आता ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। परंपरा, क्योंकि परंपरा पुरातन का पोषित कर, ठीक है, परंपरा जो बता देगी आधुनिकता की विरोधी बता देगी। परंपरा पुरातन यानी कि पुरानी चीज़ें पर पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या ये कथन सही है, ठीक है। तो ये जो है परंपरा जो आधुनिकता की विरोधी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये तो विरोधी नहीं होती है। और ये बात सही है कि वो परंपरा जो पुरातन से पोषित की गई होती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो वर्तमान होता है उसका अलग होता है। तो पुरानी पीढ़ियों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चीज़ें जो, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, हर समय की अलग नीड होती है, उसके अनुसार चलेंगे, नहीं तो पुरानी चीज़ों को ही लेके चलते रहेंगे। दादी बाबा के समय तो उस समय नेट नहीं था, फ़ोन नहीं थे, तो वो हमारे लिए अवरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए दूसरा तो सही है लेकिन पहला वाला गलत है। तो आर जो ए गलत है और आर सही है, तो इसमें आपको देखना है कौन सा है, ए गलत है और आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इस तरीके से। अगला प्रश्न दिया गया, आप भी सॉल्व करके देखिए कि यहाँ पर क्या पूछा गया। मिथक जो है विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है, ठीक है। इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल वर्ड लगा दिया सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं है। तो ये क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो ये जो है आपका सही है गलत, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये दोनों सही है। तो ये ए सही है और आर भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो ये सही है या गलत है, तो आप देखो यहाँ पर धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, सही है बिल्कुल। इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक प्रयोक्ता के बीच मतभेद हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए सही है और आर कैसा है आपका सही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखिए, काव्य के संदर्भ में दिया गया काव्य अनुभूति, रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है, ऐसा बोला गया आपसे, क्या सही बात है। रसानुभूति, काव्यानुभूति और ठीक है सौंदर्य अनुभूति, ये एक ही बात है क्या, तीनों चीज़ें जो दी गई हैं एक ही बात है नहीं, तो गलत है। रसानुभूति अलग होती है, काव्य अनुभूति अलग होती है, सौंदर्य अनुभूति अलग होती है। और यहाँ पर दूसरा जो व्याख्या की है, क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भावानुभूति से संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति नहीं है, तो ये आपको बताना है, ये भी गलत है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देखेंगे इसमें, तो आप दोनों ही गलत हैं, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य कायदा नहीं रह सकता है। और व्याख्या की, क्योंकि वृद्धों का सामंजस्य चमत्कृत होता है, यही लोक धर्म का सौंदर्य है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये आपको वीडियो को पॉज करके आपको खुद से करके देखना है कि ये आपके एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, और उसमें से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं। आपको इसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आप देखेंगे, इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5, जिनको आपको करना है सॉल्व। जैसे हम दूसरे के महत्व को अधिकारी कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैराग्राफ दिया है। जैसे अगर मैं इसको रीड करती हूँ तो यहाँ पर क्या दिया, श्रद्धा द्वारा मैं दूसरे का महत्व
के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व को और अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों त्यों छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट छाट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति का अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज में कल्याण साधना में समर्थ हुए हैं। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न हो सकते। इससे भक्ति का सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी का आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षक करो या फिर आकर्षित हो। जैसा इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों में आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन विशुद्ध, ठीक है, अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ आपको अब एक बार आप खुद से रीड कर लीजिए और आपके सामने प्रश्न दिए गए, हम दूसरों के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? श्रद्धा द्वारा, आचरण द्वारा, या फिर आस्था द्वारा, या भक्ति द्वारा? तो हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है, भक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा अन्याय तथा दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको देखना है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए और देखिए, महात्मा कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से ही हो सकता है। अगला प्रश्न, समाज का कल्याण संभव हो पाता है यदि क्या हो? समाज का कल्याण संभव हो पाता है यदि आचरण दूसरे आपके प्रति भाव रखें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भक्ति में सामाजिक महत्व का अभिप्राय क्या है? तो भक्ति में सामाजिक महत्व का क्या हो सकता है? इसमें लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना या अस्वीकार करना? तो ये स्वीकार करना होता है। अगला, मानव जीवन में सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न है। तो ये है हमारा आकर्षण विधान, अभी हमने पढ़ा था लास्ट लाइन में। तो इस तरीके से हमने 50 प्रश्नों को कर लिए। एक बार एग्जाम से पहले आप इसको ज़रूर सुन के जाइए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।